चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी एग्जाम के पेपर का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं। और इस टॉपिक की समस्या यह है कि इसमें तथ्य थोड़ा ज़्यादा है और इस तथ्य का हम अपने मस्तिष्क में स्थायी संकलन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एग्जाम में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और हम प्रश्न गलत कर बैठते हैं। लेकिन आज हम कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ व्याख्या के माध्यम से, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इन तथ्यों का आपके मस्तिष्क में अस्थायी संकलन कराने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सोर्स। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई का सोर्स, स्रोत क्या है? यूट्यूब है। उसी तरह हम अपने संविधान के निर्माण के दौरान जो था, कुछ चीज़ें हमने दूसरे देशों से ग्रहण की, तो वह देश हमारा क्या हुआ? संविधान का सोर्स हो गया। जैसे यूएसए से हमने कुछ चीज़ें ग्रहण की, कनाडा से कुछ चीज़ें ग्रहण की, ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें ग्रहण की, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया संविधान का। अब हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या लिया। देखिए लिखा हुआ है सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये हमने कनाडा से ली। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं संघ क्या होता है और संघीय प्रणाली क्या होता है। संघ का मतलब होता है जब छोटा छोटा इकाई मिलके एक बड़ा इकाई बनाए। जैसे हमारे देश भारत में क्या है, छोटा छोटा राज्य है, यूपी है, झारखंड है, बिहार है, ये सब मिलकर एक बड़ा देश का निर्माण कर रहे हैं जो कि भारत है। तो ये संघ होता है। संघ की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे संघ में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। जैसे केंद्र सरकार के पास कुछ शक्ति है कानून बनाने का, तो राज्य सरकार के पास भी शक्ति है कानून बनाने का। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं कानून बनाने के लिए। शक्तियों का विभाजन है कि इस विषय पे कानून केंद्र बनाएगा, इस विषय पे कानून राज्य बनाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें कई स्तरों पे शासन होता है। जैसे केंद्रीय स्तर पर एक शासन चल रहा है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राज्य के स्तर पे भी एक शासन चल रहा है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और पंचायत के स्तर पे भी शासन चल रहा है जिसका नेतृत्व मुखिया कर रहा है या प्रधान कर रहा है। तो यहाँ कई स्तरों पे जो है शासन विभाजित होता है। तो ये प्रमुख दो विशेषता होती है संघ की। तो हमने समझ लिया संघ क्या है, संघ की विशेषता क्या है। अब संघ की प्रणाली समझते हैं क्या है। संघ की प्रणाली भी मुख्यतः दो तरीके की होती है। एक प्रणाली में केंद्र राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसी प्रणाली कनाडा में है। कनाडा भी एक संघीय देश है, यूएसए भी एक संघीय देश है। तो कनाडा में क्या है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य से, और यूएसए में क्या है, जो दूसरी प्रणाली संघ की है वो यूएसए में है। यूएसए में क्या है, राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र से। तो इस तरह दो प्रणाली हुए किसके? संघ के। एक प्रणाली में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा राज्य से, दूसरे प्रणाली में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होगा केंद्र से, जो कि यूएसए में। अब हमने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं अर्धसंघीय क्या होता है। अर्धसंघीय, अर्धसंघीय आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अर्धसंघीय का मतलब भी यही होता है कि जिसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा राज्य से। पूर्ण संघ वो होगा जो राज्य जहां शक्तिशाली होगा केंद्र से। तो हमारा देश में जो संघीय व्यवस्था है, जो संघीय प्रणाली है, वो कनाडा से प्रभावित है। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, जो कि हमने ली है कनाडा से। कनाडा में क्या है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक उसी तरह अब हम क्या करेंगे, जिस तथ्य में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली दिखेगा वो चीज़ें कहाँ से होंगी? कनाडा से। इसमें आप नोट में ऐड कर लीजिएगा कि अर्धसंघीय अवधारणा जो है वो भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। क्योंकि अर्धसंघीय का अर्थ ही होता है जिसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य से। ये अपने नोट में अलग से ऐड कर लें। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें केंद्र की तरफ प्रवृत्ति झुकी हुई है या केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली दिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, यहाँ केंद्र को सशक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ से ली जाएगी? कनाडा से। संघीय प्रणाली आपको बताया ही, हमारा संघीय प्रणाली किसका लिया हुआ है? कनाडा का। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो ये शक्ति देखिए किधर झुकी हुई है? केंद्र की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र ही करता है। तो ये कहाँ से होगा?
कनाडा से। अब देखिए अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति क्या होता है इसे अब समझिए। पहले इसे समझने से पहले अब ये देखिए कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, जिसमें बहुत सारे विषय रखे हुए हैं और उस विषय पे कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे एक विषय है जो कि संघीय सूची में रखा गया है। संघीय सूची में वैसे विषय हैं जिस पे कानून केंद्र सरकार बनाता है। उसी तरह एक सूची है राज्य सूची, जिसमें विषय जो रखे हुए हैं उस पे कानून राज्य बनाता है। और एक है समवर्ती सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। और इसके अलावा अगर कोई विषय सामने आ गया तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट। उसे हम कहते हैं अवशिष्ट, ठीक है। तो अवशिष्ट हो गया वो विषय। इन तीनों से इतर अगर कोई टॉपिक आ गया, कोई विषय आ गया, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट। और अवशिष्ट पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। उसी तरह ये अवशिष्ट शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति कहने का मतलब यही हुआ कि इन तीनों विषय के इतर, संघीय सूची, राजकीय सूची और समवर्ती सूची के इतर अगर कोई विषय आए तो केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि उस पर कानून बनाए। उसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति। तो ये चीज़ भी किससे झुकी हुई है? किसके तरफ झुकी हुई है? केंद्र के तरफ। तो ये भी कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। इस चीज़ को आप क्लियर करते जाइए। जैसे अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसको बस आप अलग से याद रखें। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब यह है कि हमारे संविधान में क्या है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी गई है कि कानूनी मसले पे चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम कनाडा से लिए हैं। तो इसको केवल आप अलग से याद रखें। बाकी चीज़ें वैसी है जिसमें केंद्र की तरफ प्रवृत्ति झुकी हुई है, तो वो चीज़ें कहाँ से हो जाएगी? कनाडा से। तो कनाडा आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है उद्देशिका की भाषा, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, व्यापार समागम की स्वतंत्रता। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? पहले आप उद्देशिका की भाषा छोड़ें, आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त, समवर्ती, समागम। अब इन तीनों पे मैं आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ, फिर देखिए ये चीज़ें आसान हो जाएगी। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। उसमें क्या होता है? चाचा चाची, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ आने का भाव हुआ। समागम का मतलब क्या होता है? जैसे इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है, समागम होता है, नहीं? तो समागम में भी क्या होता है? एक साथ आना, एक साथ आने का भाव है। समवर्ती सूची जिसकी चर्चा हमने अभी कुछ देर पहले की, उसमें क्या था? केंद्र और राज्य सरकार एक साथ आके कानून बना रहे थे। तो यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार क्या हो रहा है? एक साथ आना। तो बस यही हमारा ट्रिक है। एक साथ आने वाला भाव जहाँ देगा वो किससे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, जो 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, वो एक साथ बैठक करते हैं। तो कहाँ से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य सरकार एक साथ जो समवर्ती सूची में विषय दिए हुए हैं उस पर कानून बना सकते हैं, तो एक साथ। तो कहाँ से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार समागम की स्वतंत्रता, समागम से आपको बता ही दिया, एक साथ आना हुआ, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से। अब हम समझते हैं व्यापार समागम की स्वतंत्रता होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने देश के अंदर जो है कोई भी राज्य का नागरिक अगर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो गुजरात का हो, पूरे देश के अंदर, सीमा के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। पंजाब का आदमी चाहे तो वो जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकता है, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति चाहे तो वह केरल में जाके व्यापार कर सकता है, मणिपुर का व्यक्ति चाहे तो तमिलनाडु में जाके व्यापार कर सकता है। कहने का मतलब भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर लोगों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप आसानी से बिना कोई बाधा के व्यापार कर सकते हैं। तो वही है व्यापार समागम की स्वतंत्रता। व्यापार का यहाँ समागम हो रहा है, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के पास जाके व्यापार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? व्यापार का समागम हो रहा है। मणिपुर का लोग गुजरात में जाके व्यापार कर रहा है, तो व्यापार का क्या हो रहा है? समागम हो रहा है। गुजरात का लोग मणिपुर में जाके व्यापार कर रहा है, तो व्यापार का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। दोनों राज्य के लोग क्या हो रहा है? एक दूसरे से जाके मिल के व्यापार कर रहे हैं, तो समागम हो रहा है। तो कहाँ से हो गई ये चीज़ें? ऑस्ट्रेलिया से।
अब हम देखते हैं उद्देशिका की भाषा। अगर आपसे पूछे उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है तो आप अब उत्तर देंगे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर आपसे पूछे उद्देशिका कहाँ से लिया गया है तब आप उत्तर देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर रखें। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करें आप, उद्देशिका और प्रस्तावना ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि उद्देशिका क्या है और प्रस्तावना क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम समझते हैं कि उद्देशिका और प्रस्तावना आखिर है क्या। ठीक है, उद्देशिका और प्रस्तावना आखिर है क्या, हम ये समझते हैं। देखिए, उद्देशिका में एक वर्ड लिखा हुआ है उद्देश्य, इसमें छुपा हुआ है। जब हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमारे कुछ उद्देश्य थे उस संविधान का निर्माण करने के लिए, कि आखिर हम अपने संविधान का निर्माण किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं हम अपने संविधान का निर्माण। जैसे हम अपने देश को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते थे, ये हमारा उद्देश्य था संविधान बनाने का। हम अपने देश में लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते थे, ये हमारा उद्देश्य था संविधान बनाने का। हम अपने देश में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता चाहते थे, ये हमारा उद्देश्य था संविधान बनाने का। हम अपने देश में बंधुता चाहते थे, एकता चाहते थे, ये हमारा उद्देश्य था संविधान बनाने का। तो ये उद्देश्य जो थे हमारे संविधान बनाने के, ये प्रकट किए गए थे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसने रखे थे, हमारे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे थे, ये प्रश्न पूछता है। तो उसका उत्तर आप मारिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो वो उद्देश्य की सूची थी, जो उद्देश्य की सूची थी उसी को हम कहते हैं उद्देशिका। जो हमारा उद्देश्य था संविधान निर्माण करने का, जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए हमारा देश, हमारे देश में स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, ये हमारे उद्देश्य थे संविधान बनाने के। तो जो ये सूची है, जो ये सूची है उसी को हमने कहा उद्देशिका। हमारे उद्देश्य की सूची को हमने कह दिया उद्देशिका। और यही उद्देशिका जो है बाद में जब संविधान निर्मित हो गया तो इसे प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। तो एक प्रश्न आपसे मैं यहीं पर पूछ देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वह कौन सा दिन था, वो दिनांक क्या था, वो डेट एग्जाम में पूछता है, तो उस डेट को आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब हम देखते हैं, ये हमने समझ लिया कि उद्देशिका क्या होता है और प्रस्तावना क्या होता है। उद्देशिका की भाषा से क्या तात्पर्य है। उद्देशिका की भाषा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो ये भाषा है, यह ऐसा ही है जैसा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिखा है, वी ऑस्ट्रेलियंस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, वी ऑस्ट्रेलियन फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भाषा का जो प्रवाह है, ये जो भाषा का बहाव है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। एक तो जो एक साथ आने वाला काम होगा वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, और एक होगा उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि लिया गया है जापान से। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्लियर करिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर आपसे पूछे तब आपका उत्तर जापान होना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछे विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है तब आपका उत्तर ब्रिटेन होना चाहिए। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर है, हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं विधायी प्रक्रिया क्या होता है। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि अगर कोई कानून आपको निर्मित करना है तो उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित करा करके राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे तब वह कानून बन जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया हुई कानून बनाने की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विधायी प्रक्रिया। अब हम देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है कानून की वैधता से, यह कानून वैलिड है या नहीं, इससे संबंधित है। कैसे, अगर कोई कानून या कोई नियम बिना विधायी प्रक्रिया से निर्मित होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है हमारे अनुच्छेद 21 में। यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक है,
प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई कानून बनेगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा, वह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। तो ये भी प्रश्न बनता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू ही कोई कानून जो है बनेगा तो वैलिड होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो कानून अवैध हो जाएगा। तो विधायी प्रक्रिया संबंधित है कानून निर्मित करने का जो प्रोसेस है उससे, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है किससे, कानून की वैधता से। अगर यह विधायी प्रक्रिया से होके आया है तब तो यह कानून वैध होगा, अदरवाइज क्या होगा, वह कानून अवैध होगा। तो यहाँ पे याद रखने चीज़ यह है कि ये चीज़ जो है लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पे ये याद रखें, ये जो लाइन जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह एग्जैक्ट जो है हमने जापान के संविधान से कट कर रखा है। जापान के संविधान में ये लाइन लिखा हुआ है और वहाँ से हमने ये कट किया और अपने अनुच्छेद 21 में आके पेस्ट कर दिया। तो यह भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, तो ये जापान से ली गई है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, विधायी प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए है फ्रांस से हमने क्या लिया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणराज्य। समानता का मतलब क्या है, सब बराबर, सब एक समान है, किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है। अगर जिसके पास क्षमता है वो आगे बढ़ेगा, कोई राजा का बेटा है तो राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बनेगा जो क्षमतावान है, सब बराबर। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं किसी से बात करने के लिए, कोई व्यवसाय चुनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। और बंधुता का मतलब होता है हम सब भाई भाई हैं, किस चीज़ के लिए, देश के लिए। तो ये नारा था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, फ्रांस की क्रांति का नारा था। ये आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, तो आपका उत्तर होना चाहिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये तीनों आप एक साथ याद रखें। ये देखिए सुनने में भी एक जैसा लगता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, और ये कहाँ से ली गई, फ्रांस से, और ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, वार क्राई था। अब आगे देखिए गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जनता का राज्य। जैसे गण का अर्थ होता है जनता, गण का अर्थ होता है लोग, और राज्य मतलब देश या राज्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, इसको इंग्लिश में देखिए यहाँ पब्लिक आ गया, पब्लिक मतलब आम लोग, आम जनता। तो ये चीज़ भी हमने फ्रांस से ली थी। फ्रांस आधुनिक विश्व का पहला रिपब्लिक था, पहला गणराज्य था। पहले गणराज्य की स्थापना आधुनिक विश्व में कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और फ्रांस में क्रांति के उपरांत ये चीज़ें हुई थी। फ्रांस में उस समय लुई 16वां का शासन था जब ये क्रांति हुई थी, और उसे गद्दी से हटा दिया गया, उसे मार दिया गया, और जनता का शासन, रिपब्लिक को स्थापित किया गया। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से उठाई, फ्रांस से उठाई। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणराज्य, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। आयरलैंड भी एक यूरोप का कंट्री है। यहाँ से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन। पहले हम देखते हैं राज्यसभा में मनोनयन, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे सांसदों का तो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव होता है आम चुनाव के थ्रू, लेकिन राज्यसभा में जो कुछ सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट मनोनीत करके वहाँ पहुँचाया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, इनको डायरेक्ट इनके प्रतिभा के बदौलत जो है राज्यसभा में जगह मिल गया। उसी तरह रंजन गोगोई जो कि असम के थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको जो है समाज सेवा के आधार पे जो है राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है, मनोनयन का मतलब होता है किसी को प्रतिभा के आधार पे, समाज सेवा के आधार पे जो है उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है बिना चुनाव के। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। जैसे कि रंजन गोगोई को बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, आयरलैंड से ली। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रणाली जो है अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। जनता जो है वोट करके सांसद चुनती है और सांसद वोट करके राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये प्रणाली हमने कहाँ से ली है,
आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये चीज़ हमने लिया है आयरलैंड से। उसके बाद एक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक तत्व कहने का मतलब होता है नीति। नीति मतलब अगर देखें सिंपली तो योजना, निदेशक योजना को निर्देश देने वाला, नीति को निर्देश देने वाला, तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट। तो योजना को जो निर्देश देने वाले तत्व हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली, आयरलैंड से। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको केंद्र सरकार ने शुरू की है। और हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के भाग 4 में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है कि नीति निर्देशक तत्व हमारा क्या क्या है। तो उसमें महिलाओं के उन्नयन के बारे में बात की गई है। तो जो केंद्र सरकार ये योजना लाई, सुकन्या समृद्धि योजना, वो प्रेरित किससे है, संविधान के भाग 4 से, नीति निर्देशक तत्व में, जहाँ यह बताया गया है कि हमें महिलाओं की उन्नति करनी है। वैसे ही गौशाला योजना लाया जाता है सरकार के द्वारा, तो गायों की रक्षा करनी है, ये बताया गया है कहाँ, नीति निर्देशक तत्व में। और इसी को पूर्ति के लिए, इसकी पूर्ति के लिए जो है हमने गौशाला योजना लाया गायों की रक्षा के लिए। तो ये नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ें हैं वो दिशा निर्देश करती है सरकार को नीति बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए। तो ये होता है नीति निर्देशक तत्व। ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से आपको एग्जैक्ट याद रखना है 3 चीज़, राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है जैसा कि हमें लगता है, क्योंकि हमने व्याख्या के साथ पढ़ा है। तो हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर इसका नेक्स्ट वीडियो बन जाए, और बाकी के जो देश से हमने कुछ उठाया है उस पर हम अच्छी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर फिर से कोई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकॉन, वो घंटा जो है, उसको दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।